नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम फिजिक्स का क्लास करवाए थे कि गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह दशा हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। उसके बाद फिर है कि दोनों में अंतर लिखा दिए थे। फिर है कि गोले दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को लिखे। क्या है? विभिन्न पदों को लिखे। तो एक नंबर में है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। आप लोग भी हेडलाइन दीजिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते। आप लोग भी हेडलाइन दीजिए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। सबका वर्णन हम धीरे धीरे सबका वर्णन करवाएंगे। सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। और क्लास के अंत में ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी चैनल पे सब वीडियो डाला हुआ है, जा करके देख सकते हैं, अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर का हेडलाइन दीजिए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो हम सबका बारीकी से सबका क्या करेंगे? डिफिनेशन लिखाएंगे। तो क्या आप लोग तो आवाज़ क्लियर जा रही है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो, एक नंबर में क्या है? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। आप लोग देखते चलिए। उसके बाद हम जब लिखने के लिए हो जाएगा तो आप लोग को फिगर से हम समझा देंगे, एक एक चीज़ को हम प्रूव कर करके दिखा देंगे। ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते चलिए। अगर जो क्लास नहीं किए हैं इससे पीछे का, तो जा कर के कृपया क्लास कर लीजिए, उसके बाद ही समझ पाइएगा। जो क्लास नहीं किए हैं तो जा कर के क्लास कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा। ठीक। तो चलिए, एक नंबर का है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, हम सब कुछ आप लोग को डिटेल में हम बता देंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिखने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसका कुछ नोट लिखाने दीजिए, उसके बाद हम फिगर से सब हम एक एक चीज़ आपको समझा देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। सब आप लोग हम लिखते हैं, आप लोग पढ़ते चलिए, फिर उसके बाद समझा देंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसका डिफिनेशन फिर लिख दिए। तो देखिए, नोट तब लिखा जाता है जब कुछ इंपॉर्टेंट बात रहता है, तो आप लोग नोट को देखिएगा ध्यान से। वक्रता त्रिज्या को सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद है
चलिए, तो 1 नंबर में क्या लिखा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, तो ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, परिभाषा है, इसको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, समझे। कोई बोल रहा था कमेंट में कि देख करके पढ़ाते हैं, तो क्या अगर देख करके नहीं पढ़ाएंगे तो वैसे पढ़ा देंगे। हम भी टीचर है, कभी कभी भूल भी जाते हैं, पढ़ते हैं। इसे हम बहुत पहले पढ़े थे, फिर भी आप लोग को पढ़ाने के बाद हम पढ़ते। आप लोग की क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आधा 1 घंटा स्टडी करते हैं अपना, फिर उसके बाद ही आप लोग को समझाते हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, समझे। इसीलिए साइंस है, एक एक चीज़ का मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पे है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखा है कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता हो, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए आप लोग फिगर से समझिएगा। तो हम लिखाए थे, एक गोले दर्पण बनाते हैं, ठीक। तो बना दिए। उसके बाद देखिए, कोई भी दर्पण बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बोला गोले दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता हो, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र मतलब होता है बिचला भाग, जो बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा, उसे केंद्र कहते हैं। इस बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। आप लोग बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे हम इन्हें बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या सी है, ये है ये। आप लोग इसको सी से सूचित करते थे, सी से ही याद रखिएगा, ताकि आगे जो आएगा फिगर उसमें आप लोग को समझ में आ सके। तो उसके बाद फिर लिखा है कि वक्रता त्रिज्या को सी से सूचित करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होता है, ठीक। आप लोग समझ गए, आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर से समझिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं, ठीक। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दर्पण के क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद फिर है अगला, देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है बोर्ड पे। फिर उसके बाद है 1 नंबर का वक्रता त्रिज्या हो गए, आप लोग देख लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट जरूर कीजिए, क्लास कैसा है, कैसा लग रहा है आप लोग को। उसके बाद फिर है 2 नंबर में, बारीकी से सबका वर्णन करेंगे, इसीलिए रोमन संख्या देंगे। सब गोले दर्पण के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए रोमन संख्या देंगे। अगर जैसे ही गोले दर्पण खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा नंबर देंगे। तो इसीलिए आप गोले दर्पण के अंदर पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो 1 नंबर का हो गया। फिर 2 नंबर का रोमन संख्या में लिखना है। क्या लिखना है 2 नंबर में, मुख ध्रुव लिखना है। ध्रुव पोल किसे कहते हैं, आप लोग इसको क्वेश्चन लिखिए, तब तक हम आंसर लिख ले। उसके बाद फिर हम जैसे वक्रता त्रिज्या का बताए थे, फिर उसी तरह इसका भी बता देंगे। या दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ या देंगे, उसके बाद देखें दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को
फिर उसके बाद नोट देंगे। जब भी देखिए, जब भी नोट का को सवाल आएगा तो नोट का मतलब ये हुआ कि इसमें इम्पोर्टेंट बात रखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक, तो आप लोग नोट को ज़रूर देखिएगा। नोट में क्या रहता है, इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा रहता है। ये नोट में लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, ध्रुव। ध्रुव क्या है या किससे कहते हैं। देखिए आप लोग एक बार परिभाषा को पढ़िए, उसके बाद फिर हम समझा देंगे आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर जहाँ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर यहाँ नहीं समझे, यहाँ फिर से समझा दीजिए, हम फिर से समझा देंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो, ताकि सभी बच्चा समझ पाए। इतना सरल से लिखते हैं कि ताकि सभी बच्चा क्या करे, समझ पाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ लिखा है, चलिए आप लोग तो पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि ध्रुव किसे कहते हैं, पौल किसे कहते हैं। गोले दर्पण के ज्यामितीय गोले, देखिए गोले दर्पण इसलिए लिखते हैं कि गोले दर्पण के अंतर्गत ही आता है कि ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, गोले दर्पण लिखते हैं। ठीक, तो गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर ये नहीं समझ पाया तो दूसरा डेफिनेशन देखिए। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब मध्य का मतलब होता है बीच वाला, कि दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आप लोग समझ गए फिगर में, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। इसी का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या हुआ। नहीं समझे, फिर से समझिए। दर्पण के सतह मध्य बिंदु को मतलब होता है बीच वाला भाग। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। क्या आप लोग समझ गए, तो कमेंट में यस बताइए। क्या आप लोग समझ गए तो कमेंट में यस जरूर बताइए। अगर नहीं समझे तो कमेंट में नो जरूर बताइए। अगर समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर अगला डिफिनेशन देंगे, मुख्य अक्ष क्या है। सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष क्या है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद देंगे क्या देंगे, मुख्य अक्ष क्या है। क्या यहाँ लिखेंगे, चलिए इसको मिटा करके ही लिखते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, परिभाषा से अधिकतर आप लोग क्या देखिए, फिगर को देखिए। फिगर अगर समझ जाइएगा तो उसके बाद डिफिनेशन अपने बना लीजिएगा। तो आप क्या देंगे 3 नंबर में, मुख्य अक्ष बताए थे ना। प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोग हेडलाइन दीजिए, मुख्य अक्ष क्या है, हेडलाइन दीजिए तब तक। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या है। चलिए आप लोग आप लोग हेडलाइन दे दिए होंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। अगर आप लोग फेयर जो बच्चे नहीं किए हैं तो उसे अनुरोध है कि वो आप फेयर कर लीजिए। अगर फेयर नहीं करिएगा तो फिर एग्जाम टाइम में दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम टाइम में जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना ठीक रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोग फेयर कर लीजिएगा। अगर जो बच्चे कर लिए हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। और उसको
अरे एक दिन में होगा, एक दिन में 4 एगो का डेफिनेशन 3 एगो होगा, लेकिन याद करना है, पढ़ाई को रेगुलर रखना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए उसके बाद फिर 10 दिन नहीं पढ़े, फिर 5 दिन पढ़े, फिर 10 दिन, ऐसे पढ़ाई नहीं होता। मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको ये चीज़ लगे कि नहीं फिजिक्स में कहीं दिक्कत ना है, मैथ में कहीं दिक्कत ना है, हिंदी में कहीं दिक्कत ना है, केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत ना है, बायोलॉजी में कहीं दिक्कत ना है। आप लोग इतना मेहनत कीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए, या हम जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं या सब्जेक्टिव जो भी कराते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। कोशिश इतना कीजिए आप लोग, क्या आप लोग कर लीजिएगा? जो बच्चे को फेयर नहीं किए तो क्या फेयर कर लीजिएगा? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, जो बच्चे कर लिए उसके लिए बहुत थैंक्स, धन्यवाद। उसको याद कर लीजिएगा बारीकी से। देखिए उसका लिखा है कि मुख्य अक्ष क्या है, इसको देखिए, हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको पढ़ते चलिएगा, फिर हम समझा देंगे आप लोग को। देखिए एक जगह मिस किए, आप लोग नहीं पकड़ पाए। देखिए एक जगह मिस हो गया कि वहाँ था वक्रता केंद्र क्या है, क्या था वहाँ वक्रता केंद्र था, लेकिन वहाँ हम क्या दे दिए, वक्रता त्रिज्या दे दिए। समझ गए? तो आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या की जगह पर वक्रता केंद्र कर दीजिएगा। ठीक, समझ गए? अब इस चीज से किसे सूचित कर क्या किया सॉरी सी से किसे सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र को करते हैं। समझ गए? आप लोग सही कर लीजिएगा। एक बार उसको रेड पेन से उसको घस देना, फिर वहाँ लिख देना वक्रता, वक्रता तो है, त्रिज्या की जगह पर केंद्र लिख देना। ठीक, उसको सही आप लोग कर लीजिएगा। कल के दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को समझ गए आप लोग? चलिए इसको समझा देंगे फिर हम। मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, देखिए आप फिर यहाँ नोट देंगे। चलिए देखिएगा यहाँ क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। क्या उसको सही कर लिए? वक्रता त्रिज्या की जगह पर वक्रता केंद्र दे दिए आप लोग, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ लिखा है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को किसे सूचित करते हैं, इसलिए बोले थे आप लोग को कि उसको सिंबल याद रखना। किसे पी से सूचित करते हैं, किसे सी से सूचित करते हैं, किसे एम से सूचित करते हैं, किसे एम डैश से सूचित करते हैं,
इस सब आप लोग को याद रखना है, ठीक। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ लिखा है दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को पीछे सूचित करते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? देखिए इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? इसे सूचित करते हैं सी से। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए आप लोग? इसे एम डैश से सूचित करते हैं, एम डैश से सूचित करते हैं, ठीक। पी से किसे सूचित करते हैं? ध्रुव को करते हैं। सी से किसे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को करते हैं। एम डैश से किसे सूचित करते हैं? मुख्य अक्ष के करते हैं, मुख्य अक्ष को करते हैं। समझ गए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला लिखेंगे 4 नंबर में लिखेंगे। अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग तक सरल से सरल भाषा में आप लोग को हम परिभाषा दे सकें, ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, याद उसको कर पाइएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे दर्पण का द्वारक। क्या लिखेंगे 4 नंबर में? दर्पण का द्वारक। इंग्लिश इसलिए लिखते जा रहे हैं कि सबको जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे हैं इंग्लिश में भी समझ जाएगा, हिंदी में भी समझ जाएगा, ठीक। ऑफ मिरर। चलिए हेडलाइन दीजिए, दर्पण का द्वारक क्या है? हेडलाइन दीजिए आप लोग। दर्पण का द्वारक क्या है या किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो चलिए आप लोग देखते रहिए, हम इसका डेफिनेशन लिखते जा रहे हैं, आप लोग पढ़िए। यहाँ लिखेंगे दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का वास्तविक रूप से होता हो तो उस दर्पण को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। या दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इससे
वहाँ नोट में सही कर लीजिएगा, उसे एक्स और वाई से सूचित करते हैं। वहाँ नोट में सही कर लीजिएगा, जो इससे पहले क्या लिखाए थे, मुख्य अक्ष लिखाए थे, तो मुख्य अक्ष को सही कर लीजिएगा। इसे एक्स कोमा वाई से सूचित किया जाता है। देखिए पता ना आज क्या हो गया, गलती हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखाए हैं, वहाँ नोट में सही जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखाए हैं कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। इसको समझिए डेफिनेशन को। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से हो। जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या हो, वास्तविक रूप से हो। मतलब प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से हो, जैसे ही गया वैसे ही रिटर्न आ गया, वो क्या हुआ, वास्तविक रूप से होगा। जैसे गया, अगर बीच में कोई रुकावट आ गया तो वास्तविक रूप से नहीं गया, इसीलिए प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से गया, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन देखिए, दर्पण के चौड़ाई को ये क्या कहलाता है, दर्पण के चौड़ाई कहलाता ना है, तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एम कोमा एम डैश से सूचित किया जाता है। इसे एम कोमा एम डैश से सूचित किया जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए, लेकिन वहां सही कर लीजिएगा जरूर, उसे एक्स कोमा वाई से सूचित किया जाता है। दर्पण का द्वारक फिर से समझिए, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से हो, उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अगर उसके बाद है सिंपल परिभाषा के, दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एम कोमा एम डैश से सूचित किया जाता है। समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर देंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। अब देंगे वक्रता त्रिज्या क्या है, अब हेडलाइन देंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। क्या देंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो आप लोग हेडलाइन दीजिए, वक्रता कितना नंबर का हो जाएगा, 5 का। वक्रता त्रिज्या हेडलाइन दीजिए कि दर्पण वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। क्या हेडलाइन दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए। दर्पण के ध्रुव एवं क्या लिखे, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित, ये लिखिएगा, इसे आर से सूचित किया करते हैं। इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब वक्रता त्रिज्या को इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। फिगर देखिएगा, थोड़ा और बड़ा बना देते ताकि आप लोग को दिखाई देगा ठीक से। ठीक, देखिए चलिए समझिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं।
आप लोग देख लिए। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? एक थोड़ी देर डेफिनेशन देखिए। चलिए पहले इसको समझाते उसके बाद अगला दे देंगे। यहाँ लिखा है कि गोल वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन में लिखा है कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। ठीक समझ गए आप लोग। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? सी से ना। तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसमें था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते थे? मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष कहते थे, जिसे एक्स और वाई से सूचित करते थे। समझ गए? तो फिर आप लोग समझिए, वक्रता त्रिज्या समझ गए। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक समझ गए? चलिए इसके बाद अब खत्म हो गया। ये जितना भी गोले दर्पण इससे संबंधित था वो सब खत्म हो गया। आपको हम सब फिगर के माध्यम से सब समझा देते हैं, आप लोग समझिए जरूर। इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए एम डैश किससे सूचित करते हैं? किसे सूचित करते हैं? कमेंट कीजिए। इसे दर्पण का द्वारक से सूचित करते हैं। दर्पण का द्वारक किसे सूचित करते हैं? एम डैश से करते हैं। ठीक समझ गए आप लोग? दर्पण के चौड़ाई को। उसके बाद फिर है कि सी का मतलब क्या? वक्रता केंद्र को किसे सूचित करते हैं? सी से करते हैं। फिर है ध्रुव, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। ठीक समझ गए आप लोग? आर को किससे सूचित करते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो यहाँ देख लीजिए। आर को कैसे, नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किसे सूचित करते? आर से। फिर है वक्रता केंद्र किसे सूचित करते? सी से। फिर है ध्रुव किससे करते हैं? पी से करते हैं। फिर है मुख अक्ष, इससे किससे? एक्स वाई से। उसके बाद फिर है दर्पण का द्वारक, इसे किसे? एम डैश से। ठीक और कोई बचा है? सबको लिखाइए दिए। देखिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं। फिर वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। मुख अक्ष को एक्स वाई से करते हैं। फिर दर्पण का द्वारक से एम डैश से सूचित करते हैं। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, या मुख अक्ष किसे कहते हैं, या दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, या दे देगा ध्रुव किसे कहते हैं, क्या आप लोग लिख पाइएगा? अगर लिख पाइएगा तो कमेंट में जरूर बताइए यस। अगर लिख पाइएगा तो कमेंट में जरूर लिखिए यस। क्या आप लोग को कहीं दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, कोई तकलीफ समझने में? उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को हम अच्छे से समझा पाए, ताकि आप लोग को रटना न पड़े, ताकि समझ के ही या फिगर से ही समझ करके याद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक आप लोग इसको जरूर याद रख लीजिएगा। और डिफिनेशन जितना भी लिखाए हैं, जैसे अभी लिखा है क्लास किए, फिर इसका क्या कर लेना है? दोपहर में जब भी टाइम मिलेगा उसका फेयर कर लेना है। फिर फेयर करके फिर रात में सबको पढ़ते जाना है। फिर अगले लिखाएंगे तो फिर अगले को पढ़ते जाना है। ठीक तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए गोल दर्पण से सभी संबंधित खत्म हो गया। उसके बाद फिर देंगे, इससे पहले लिखाए थे अवतल दर्पण लिखाए दिए थे। ठीक उसके बाद उत्तल दर्पण लिखा दिया। अब है परवलयिक दर्पण। क्या है? परवलयिक दर्पण। तो आप लोग हेडलाइन दीजिएगा, परवलयिक दर्पण क्या है? परवलयिक दर्पण क्या है?
क्या हेडलाइन दीजिएगा? परवलयिक दर्पण क्या है? हेडलाइन क्या देंगे? परवलयिक दर्पण क्या है? हेडलाइन दीजिए आप लोग। सॉरी, यहाँ देखिए ठीक से लिख देते हैं। परवलयिक दर्पण क्या है? यहाँ देखिए, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका हम आंसर लिखा, इसका आंसर लिखाते, आप लोग देखते चलिए। चलिए, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? देखिए आंसर में लिखा है कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो तो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो गोल नहीं हो तो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जो गोल नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या आप लोग समझ गए? समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनिए आप लोग। देखिए, गोले दर्पण के परिभाषा लिखाए थे, एक था कि अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिखा है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखा है कि जिस तरह का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, सॉरी उभरा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण का है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, सॉरी नहीं, तो इसका डेफिनेशन है कि वह दर्पण जो पूर्णतः क्या हो? गोल नहीं हो। सिंपल बात, जो गोल नहीं होता उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अवतल और उत्तल में अंतर भी लिखा दिए थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी अंतर भी लिखा दिए थे। उसके बाद फिर है, अगला है, आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उसके बाद पढ़ाएंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी। फिर लिखाएंगे अवतल में जैसे हुई हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक, थोड़ा ये भी चैप्टर लंबा है। दर्पण के बाद फिर लेंस पढ़ना पड़ेगा। लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। दर्पण में सॉरी लेंस में क्या होता है? दर्पण का उल्टा हो जाता है। ठीक, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि इस अभी से याद करते जाइएगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर लेंस में दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं याद कीजिएगा तो लेंस में जरूर दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि लेंस में दर्पण का डायरेक्ट उल्टा दे दिया है, तो अगर वहाँ जाएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसीलिए आप लोग डिफिनेशन को बारीकी से पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस।
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस लिखेंगे, फिर लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी। उसके बाद फिर लिखेंगे, जैसे ही अवतल का हो जाएगा फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, देखते चलिए। सॉरी, क्या होगा, निकटवर्ती। क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती हो तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, इसे मतलब क्या, मुख्य फोकस, इसे बड़ी ऐप से सूचित, देखिए इसे हम याद रखिएगा, इसे बड़ी ऐप से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे। उसका फिर आप लोग फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए हम क्या क्या दे रहे हैं, ताकि आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये फिर से बना देते हैं। मार्कर को थोड़ा
प्रकाश क्या कर रही है, जा रही है। ये अवतल दर्पण में भी बना रही थी, इसीलिए अवतल दर्पण का फिगर है ये। तो समझिए इसको, कोशिश कीजिए फिगर से समझने का। अगर फिगर से समझ जाइएगा तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलिएगा। अगर वैसे रटने का अगर आदत है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सब कोशिश कीजिए समझने का। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर और निकटवर्ती। समानांतर मतलब पैरेलल, मतलब ये होता है कि सब क्या हो, एक ही जैसा हो। जैसे ये इतना पे है, फिर ये इतना पे होगा, ये इतना पे, इतना पे, सब मतलब समानांतर निकटवर्ती, सब एक दूसरे के बराबर में होना चाहिए। ठीक, तो वही लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें, आपतित किरणें मतलब जो आ रही है, आपतित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो पुनः लौट रही है तो उसे परावर्तित किरण। जो आ रही है उसे परावर्तित किरण, सॉरी, जो आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, समझ गए, कन्फर्म हो गए। तो वही यहाँ पे बोला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर और निकटवर्ती, समझ गए दोनों बात। सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, सभी के आप परावर्तन के बाद मतलब सब जा रहा है मुख अक्ष पर एक ही बिंदु पर, मुख इसे क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष पर सभी एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, मिल रहा है, सब एक ही बिंदु पे मिल रहा है। तो इस बिंदु को मुख सॉरी इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या आप लोग समझ गए। इसे बड़ी ऐप से सूचित किया जाता है। देखिए, जैसे प्रकाश की किरणें जा रही है तो इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, जैसे इधर से इधर आ रही परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए। एम डैश को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, उसे क्या कहते, दर्पण का द्वारा कहते थे। पी को क्या कहते थे, ध्रुव कहते थे। सी को क्या कहते थे, वक्रता केंद्र कहते थे। समझ गए आप लोग। तो यहाँ डिफिनेशन में है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर और निकटवर्ती, समानांतर और निकटवर्ती का मतलब हुआ तो सब एक ही के दूरी पर होता हो। ठीक, से आपतित किरण मतलब जो किरण जा रही है, किरणें परावर्तन के मतलब लौट जी रही है, परावर्तन के बाद मुख अक्ष पर एक ही बिंदु पर, मुख अक्ष पर एक ही, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर मिल रही है, सब क्या कर रहा है, ये भी इधर से यही मिला, ये भी इधर से यही मिला, ये भी इधर से यही मिला, ये भी इधर से ये मिला, एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना, कि अलग अलग दिशा में जा रहा है, नहीं, सब एक ही दिशा में जो मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जहाँ आप मुख्य फोकस है। क्या आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो यस कमेंट जरूर कीजिए, अगर नहीं समझे तो नो। अगर समझ गए तो यस कमेंट जरूर कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, क्या समझ गए आप लोग। देखिए, चलिए एक बार आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मिटा के लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी। चलिए आप लोग पढ़ लिए तो इसको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। क्या करेंगे, मिटा देंगे। हेडलाइन दीजिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी। क्या दीजिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी। इसको फिगर यही रहने देते हैं, फिगर के माध्यम से इसको समझा देंगे। आंसर में लिखेंगे, आप लोग हेडलाइन दे दीजिए। चलिए दीजिए, जल्दी दीजिए आप लोग हेडलाइन कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है।
अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है? जल्दी हेडलाइन दीजिए। क्या दीजिएगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है? तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं, देखते चलिए। अवतल दर्पण का फोकस दूरी, यहाँ क्या देंगे? फोकस दूरी। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग भी दे दिए होंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन में लिखते हैं, देखते चलिए। क्या लिखा? अवतल दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ वक्रता केंद्र नहीं होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष, क्या देंगे? मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या लिखा है? अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे मतलब फोकस दूरी, इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। चलिए समझिए, यहाँ लिखा है, लिखिए आप लोग, उसके बाद फिर समझा देंगे हम। लिखते चलिए आप लोग। क्या लिखिएगा? लिखिएगा अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लिखिए, जल्दी ड्रॉ कीजिए फिगर को, फिर उसके बाद समझा देंगे। यहाँ इस फिगर में बनाना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप लोग समझ जाइएगा एक बार में। अवतल दर्पण के ध्रुव को पीछे सूचित करते, ठीक। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं, ठीक। इसको कौन चीज से सूचित करते हैं आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, अवतल दर्पण के ध्रुव, क्या यहाँ पे? अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है, जहां छोटी एफ बराबर, जहां एफ फोकस दूरी है। समझ गए? ध्रुव और
मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग की क्लास, आज की क्लास यहीं तक, और कल के क्लास में बताएंगे अवतल का तो हो गया है, फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, मुख्य फोकस लिखेंगे, फिर लिखेंगे अवतल दर्पण का, क्या बोल दिए, लिखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। दोनों को क्या करेंगे, जैसे इसका भी डिफिनेशन बारीकी से समझ लिए, उसका भी समझ लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग को समतल दर्पण का विशेषता लिखा देंगे। फिर वस्तु कहाँ अनंत पर रहता तो क्या होता, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहता तो क्या होता, जब वस्तु फोकस दूरी पर रहता तो क्या होता है, ये आप लोग को कल के वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि हम अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर हम इसको और सरल करके आप लोग तक कोशिश करेंगे कि आप लोग तक पहुंचा पाए हम। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो कमेंट में यस ज़रूर बता दीजिएगा, और आप लोग दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए, आप लोग को इस परिवार को इतना प्यार दुलार देने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग की क्लास अब फिजिक्स का वही होगा जो बताए हैं। आप लोग की फिर मिलते हैं मैथ की क्लास में। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना मस्ती में रहिए। ठीक है, तो आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा और फेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी परेशानी या कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।